नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और आपका एमपी जीके में हार्दिक रूप से स्वागत है। ये जो एमपी जीके का जो सेशन है, इस सेशन में हम मध्य प्रदेश पीएससी यानी एमपी पीएससी और एमपी एसआई यानी कि एमपी में होने वाली सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ामों को दिमाग में रखकर इस सीरीज़ हमने स्टार्ट किया। अभी चूँकि कोरोना महामारी कोविड-19 पैंडेमिक का समय है, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि सुरक्षित रहें और सरकार के द्वारा बनाए गए मानकों का पालन करते हुए मास्क का यूज ज़रूर करें और अपने काम को करते रहें। काम बंद नहीं करना है, आप लगातार अपने कार्य को करते रहें, क्योंकि यदि किसान सिर्फ बारिश ना होने के डर से खेती बाड़ी का काम बंद कर दे तो उसे दिक्कत पैदा होती है। दिक्कत इस संबंध में पैदा होती है कि वह खेती बाड़ी का काम करना भूल जाता है, और जब बारिश होती है तब खेती बाड़ी का काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह चीज़ अब उसके अनुभव में नहीं रही है, वह चीज़ अब उसकी हैबिट में नहीं रही है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने हैबिट को बना रखें, और हैबिट को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि कोरोना महामारी के दौरान भी आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं, और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को दिमाग में रख करके आप उसकी तैयारी लगातार करते रहें। तो मध्य प्रदेश के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आज मध्य प्रदेश की जो राज्य स्टेट प्रोफाइल है, राज्य प्रोफाइल है, उसकी चर्चा करेंगे। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ में हम विस्तृत रूप से पढ़ रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में उसकी रूपरेखा के बाद मौसम कैसा है, वहाँ का जनजीवन कैसा है, भाषाएं कैसी, अर्थव्यवस्था कैसी है, ये सारी चीज़ों का विस्तृत अध्ययन हम यहाँ पे कर रहे होंगे। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो आपका 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर है, और इस प्रकार जो मध्य प्रदेश है वह भारत का सेकंड सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले नंबर पर राजस्थान है और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। देखो, दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जो मध्य प्रदेश है चूँकि भारत के मध्य में है इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश है। मध्य में होने के कारण ही इसका नाम जो है मध्य प्रदेश पड़ा है। भारत के उत्तर मध्य हिस्से में बसा प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। तो मध्य प्रदेश जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो भौगोलिक ज्योग्राफिकल दृष्टि से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मध्य प्रदेश है वो हिमालय के समय निर्मित संरचना का हिस्सा है, यानी हिमालयन संरचना का हिस्सा है, या फिर जो हमारा गंगेटिक प्लेन यानी गंगा का जो विशाल मैदान है उसका हिस्सा है, या फिर प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो आपको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि जो मध्य प्रदेश है वह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो मध्य प्रदेश की सीमाएँ हैं, वहाँ पर गंगा यमुना के मैदानी इलाके हैं, और मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा जो है मुरैना ज़िले बनाता है, और मुरैना ज़िले के अंतर्गत जो चंबल नदी है, कौन सी नदी है? चंबल नदी। तो मुरैना ज़िले के अंतर्गत चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है। वहीं पर आपको गंगा और यमुना का मैदानी इलाका देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के पश्चिम में राजस्थान के अंतर्गत आपको अरावली पर्वत मिलेंगे। मध्य प्रदेश की पूरब में आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, यानी कि छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखें तो छत्तीसगढ़ का पठार मिलेगा। यानी मध्य प्रदेश के उत्तर में आपको राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व में आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, यानी ज्योग्राफिकल दृष्टि से छत्तीसगढ़ का पठार देखने मिलेगा। और पश्चिम में आपको राजस्थान और गुजरात यानी अरावली पर्वत श्रेणियाँ ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के दक्षिण में आपको ताप्ती घाटी देखने को मिलेगी, यानी ताप्ती है, नर्मदा है, ये घाटी आपको देखने को मिलेगी। और अगर स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र आपको मध्य प्रदेश के दक्षिण में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की स्थलाकृति नर्मदा सोन घाटी द्वारा सुनिश्चित होती है, यानी मध्य प्रदेश की जो आकृति है
जो भूगर्भिक संरचना है वो मध्य प्रदेश की स्थलाकृति नर्मदा नदी और सोन नदी के द्वारा जो है निर्धारित होती है। ये मेरी आशा है कि ये जो सिंपल सी बात है वो आपको समझ आ रही होगी। तो नर्मदा और जो सोन घाटी है वो एक तरीके से कैसा है, एक संकीर्ण और लंबी घाटी है। नर्मदा और सोन घाटी कैसी घाटी है, एक संकीर्ण है और लंबी घाटी, यानी कि नर्मदा नदी के सारे जिस घाटी का विकास हुआ और सोन नदी के सारे जिस नदी का विकास हुआ, जिस घाटी का विकास हुआ उसे हम नर्मदा सोन घाटी के नाम से जाना रहे होंगे। पूरे राज्य में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। सोन नदी घाटी से ऊपर भाग बनता है। शहडोल और सीधी जिले इस घाटी में बसे हैं, यानी कि आपसे पूछे कि शहडोल और सीधी जिले किस घाटी में बसे, तो शहडोल और सीधी जिले आपके नर्मदा और सोन घाटी के अंतर्गत बसे हुए हैं। और मध्य प्रदेश के जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी, यानी चंबल के इलाके में जैसे भिंड है, मुरैना है, श्योपुर है, यहाँ पर आपको जलोढ़ यानी एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलेगी। जलोढ़ मिट्टी दुनिया की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मध्य प्रदेश में जो है उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और मध्य भाग में आपको पठारी मिट्टी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर मालवा का पठार आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त हम आगे चलते कि मध्य प्रदेश जो है एक कृषि प्रधान राज्य है। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है वो नर्मदा नदी है। तो मध्य प्रदेश के किसानों को नर्मदा नदी सिंचित जल उपलब्ध कराती है, यानी जल की आवश्यकता की पूर्ति नर्मदा नदी के माध्यम से की जाती है। घाटी के उत्तर में मध्यवर्ती पठारी इलाका, दक्षिण में सतपुड़ा और मैकाल पर्वत श्रेणी है, यानी कि आप नर्मदा और सोन घाटी के दक्षिण में देखोगे, नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में देखोगे तो आपको मैकाल पर्वत श्रृंखला मिलेगी। मैकाल पर्वत श्रृंखला मिलेगी, यह दक्षिण पूर्वी पठार है। मैकाल पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिण पूर्वी पठार है। महादेव श्रेणी मिलेगी आपको, मैकाल श्रेणी मिलेगी, ठीक है। तो ये श्रेणियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आगे चलते हैं अब हम देखिए केंद्रीय पठारी इलाके नर्मदा सोन घाटी अरावली पर्वतमाला के बीच त्रिकोणीय रूप में पश्चिम में फैली हुई है। क्या फैली हुई है, जो पठार उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के पठार आपको देखने को मिलेगी, जैसे विंध्य पठार आपको देखने को मिलेगा, रीवा पन्ना का पठार आपको देखने को मिलेगा, उत्तर पूर्वी भाग में आपको ये देखने को मिलेगा। और इसके अंतर्गत आने वाली मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियाँ आपको मिलेंगी, कैन है, सुनार है, वरना है, टन है। और मध्य प्रदेश की जो सर्वप्रमुख नदी है वो है आपकी नर्मदा और चंबल। अब चलिए आगे चलते हैं। रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में आपको बुंदेलखंड का पठार मिल जाएगा और यहाँ पर बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है। तो इस पठार में जो बसे हुए ज़िले हैं वो दतिया है, छतरपुर है, पन्ना है, टीकमगढ़ है, गुना है, शिवपुरी ज़िले आदि कौन से पठार में बसे हुए हैं, ये आपके बुंदेलखंड पठार में बसे हुए हैं। बुंदेलखंड पठार के अतिरिक्त आपको विंध्य पर्वत श्रेणी मिलेगी या विंध्य का पठार मिलेगा, अथवा इसका दूसरा नाम है रीवा पन्ना का पठार। तो विंध्य के पठार का ही जो कि उत्तर पूर्व में है, विंध्य का पठार कहाँ है, विंध्य का पठार उत्तर पूर्व में है, इसका दूसरा नाम है रीवा पन्ना का पठार। यहाँ पर आपको कुदरती ढाल मिलेगा और ढाल देखने को आपको मिलेगा। ढाल का मतलब है कि ऊंचाई जो है सामान्य से अधिक है। चलिए आगे चलते हैं हम। बेतवा, दसांज, जामनगर क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ पर बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी, बेतवा, दसांज, जामनगर। बुंदेलखंड के पठार के पश्चिम में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा मध्य भारत का पठार है, तीसरा पठार है। बुंदेलखंड पठार के पश्चिम में, बुंदेलखंड पठार के पश्चिम में आपको मिलेगा मध्य भारत का पठार, तीसरा पठार है। मध्य भारत के पठार में आपका चंबल का क्षेत्र आता है, जैसे शिवपुरी है, मुरैना है, ग्वालियर है इत्यादि क्षेत्र किस पठार के अंतर्गत आते हैं, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। जब हम मैपिंग कर रहे होंगे एमपी की तब हम इसे मैप के थ्रू समझ रहे होंगे, अभी हम जस्ट इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में
चंबल, काली सिंध, पार्वती इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ। कौन से क्षेत्र में? मध्य भारत के पठार में। हम अभी किसकी पर चर्चा कर रहे हैं? मध्य भारत के पठार की। तीसरा पठार जो कि मुरैना, शिवपुरी और ग्वालियर में, यहाँ पर बहने वाली नदियाँ चंबल, काली सिंध, पार्वती कौन से पठार में बहने वाली नदियाँ हैं। चौथा पठार है, महत्वपूर्ण पठार है, मालवा का पठार। चौथा पठार है मालवा का पठार। ये पूरी तरह से जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। पूरी तरह से कहाँ फैला हुआ है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में फैला हुआ। चंबल और दक्षिण में देखो, उत्तर में यानी कि जो मालवा का पठार है उसके उत्तर में चंबल और दक्षिण में नर्मदा है। यानी कि मालवा पठार के उत्तर में चंबल नदी और मालवा पठार के दक्षिण में नर्मदा नदी है। यानी चंबल नदी और नर्मदा नदी जो है मालवा पठार की सीमाओं को या मालवा पठार की ज्योग्राफिकल सिचुएशन को निर्धारित करती हैं। इस पठार की जो ऊंचाई है पर्वतमाला वो 300 से 500 मीटर है। इस क्षेत्र में आपको जो ज़िले देखने को मिलेंगे वो है शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, सीहोर और झाबुआ के आपको कुछ इलाके भी इसमें देखने को मिलेंगे। मालवा की पठार के पूर्वी किनारे पर भोपाल स्थित है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मालवा की पठार के पूर्वी किनारे पर स्थित जिला कौन सा है या संभाग कौन सा है? तो मालवा पठार के पूर्वी इलाके पर स्थित जिले का नाम है भोपाल। तो मालवा पठार के पूर्वी किनारे पर स्थित जिले का नाम क्या है? भोपाल। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। अब हम आगे चलते। मालवा के पठार से गुजरते हुए कौन कौन सी नदियाँ गुजरती हैं? आपको याद होना चाहिए कि मालवा के पठार से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो क्षिप्रा, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है, जहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है, महाकाल का मंदिर है और सम्राट विक्रमादित्य सेकंड की नगरी है, जिन्हें न्यायप्रिय राजा के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी बाकाटकों को हरा करके। यानी बाकाटकों पर विजय करने के पश्चात महाराजा विक्रमादित्य सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जो कि उज्जैनी के सम्राट थे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मालवा का पठार किस किस के बीच में बसा है? चंबल नदी और नर्मदा नदी के बीच में। और मालवा के पठार से बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं ये आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। वो कौन सी हैं? क्षिप्रा नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, गंभीर नदी। नदी का नाम है, ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलिए। चंबल नदियों का प्रवाह बहता है, यह गंगा और नर्मदा के प्रवाह को भी अलग करती है। कौन अलग करता है? कौन अलग करता है? मालवा का पठार। और बेसाल्ट अपक्षय के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की मिट्टी काली है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। ये इस क्वेश्चन का स्वरूप तो IAS लेवल का है। MPPSC में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। MPPSC में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि मालवा के पठार की मिट्टी आखिर कौन सी मिट्टी है? तो बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन और अपक्षय से वेदरिंग और इरोजन के माध्यम से यहाँ पर बेसाल्ट मिट्टी का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो काली है। और काली क्यों है? क्योंकि वो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है यानी दक्कन पठार की वाला जो क्षेत्र है वो बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। जब हम ज्योग्राफिकल सिचुएशन पढ़ रहे होंगे कि कौन सी चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है, बेसाल्ट है, इग्नियस है, रॉक कौन सी रॉक से हुआ है, तो हम वहाँ पर उसका अध्ययन कर रहे होंगे। आपको मेरी आशा है कि ये जो बात थी मालवा के पठार में, सिंपल सी बात है कि मालवा के पठार के उत्तर में चंबल नदी और दक्षिण में नर्मदा नदी, इन दोनों के बीच में बसा हुआ। इसे निकलने वाली प्रमुख नदियाँ क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंध, गंभीरी और चंबल नदियाँ। और कौन है? दक्षिण में नर्मदा नदी। कैसी चट्टान से निर्मित है मालवा का पठार? बेसाल्टिक चट्टान से निर्मित है। और बेसाल्टिक चट्टान से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कैसी है? काली है। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? टेटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण, मैग्नेटाइट के कारण, ये आपको मालूम होना चाहिए। आप चलते हैं आगे। सतपुड़ा महकाल पर्वतमाला नर्मदा सोन नदी घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगर पूछे कि जो सतपुड़ा और महकाल पर्वतमाला है वो कहाँ स्थित है, तो कहेंगे नर्मदा और सोन घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है तथा दक्षिण और पूर्वी पठार में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण और पूर्वी पठारी क्षेत्र में ये स्थित है।
इस ज़िले में, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है। तो सतपुड़ा महाकाल पर्वत लोकेशन है वो है नर्मदा सोन घाटी के उत्तर पूर्व में, नर्मदा सोन घाटी के उत्तर पूर्व में और दक्षिण पूर्वी पठार में स्थित है। इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, मंडला, खंडवा और खरगोन। ये कहाँ बसे हुए? ये बसे हुए सतपुड़ा महाकाल पर्वत श्रेणी में। इसकी ऊंचाई आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 300 मीटर के करीब है। यहाँ पर कुछ चोटियाँ आपको देखने को मिलेगी जिनमें 1360 मीटर ऊंचाई की चोटी है धूपगढ़। कौन सी चोटी है? धूपगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछे सतपुड़ा महाकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़, और धूपगढ़ ही मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आया है, MPPSC में भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार आ चुका है, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि फिर आने की पूरी संभावना है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। अगर ये पूछे सतपुड़ा महाकाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी धूपगढ़ है। ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर ऊंची है। दक्षिण में ढलान तेज है और उत्तरी किनारे पर सौम्य अर्धचक्र के रूप में फैला हुआ पूर्वी भाग अर्थात सतपुड़ा पर्वत पश्चिमी भाग में अधिक व्यापक है, जो महाकाल पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है। तो महाकाल पर्वतमाला के रूप में भी इसे जानते हैं, पश्चिम की ओर वाले भाग को। आगे चलिए, आगे अब हम इस बात थोड़ी और चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। महाकाल पर्वतमाला से अमरकंटक पठार शामिल है। तो महाकाल पर्वतमाला में जो है अमरकंटक का पठार, अगर आपसे पूछे कि अमरकंटक का जो पठार है वो किसके अंतर्गत आता है, तो महाकाल पर्वतमाला। देखो महाकाल पर्वतमाला अलग नहीं है, बल्कि सतपुड़ा और महाकाल मिलकर के एक पूरी रेंज बनाते हैं, जिसे बोलते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला। तो सतपुड़ा और महाकाल दोनों मिलकर बनाते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला। तो अमरकंटक का पठार भी इसी सतपुड़ा महाकाल पर्वतमाला का ही एक हिस्सा है। तो हम कहेंगे कि जो अमरकंटक का पठार है वो महाकाल पर्वत श्रृंखला का ही एक हिस्सा है, जो नर्मदा सोन और दोनों नदियों का उद्गम है। यानी कि अमरकंटक पठार वो पठार है जिस पठार से होकर नर्मदा नदी भी निकलती है और सोन नदी भी निकलती है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि वो कौन सा पठार है जिससे होकर मध्य प्रदेश की दो महत्वपूर्ण नदियाँ गुजरती हैं, जिससे होकर मध्य प्रदेश की दो महत्वपूर्ण नदियाँ गुजरती हैं। तो वह है अमरकंटक का पठार, जिससे होकर नर्मदा आपकी पूर्व से पश्चिम नर्मदा आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। जबकि सोन नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि दक्षिण से होकर बह के जाती है, यानी अमरकंटक के पठार से होकर जाती है। और किस नदी में मिल जाती है बताइए? तो सोन नदी जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? पटना के निकट। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जोइला, मच्छेवी, दनवा, छोटी तवा इस क्षेत्र में बहने वाली अन्य नदियाँ। ये नदियाँ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये जो नदियाँ, ये जो सारी नदियाँ जैसे जोइला है, मच्छेवी है, देनवा है, छोटी तवा है, ये सब जो नदियाँ वो नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। महाकाल पर्वतमाला और छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में बसे पूर्वी पठार क्षेत्र में बघेलखंड का पठार है। यहाँ पर आपको बघेलखंड का पठार भी देखने को मिलेगा। तो बघेलखंड का पठार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में, यानी महाकाल पर्वतमाला और छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र के पूर्वी भाग में आपको, पूर्वी हिस्से में आपको बघेलखंड का पठार देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? बघेलखंड का पठार देखने को मिलेगा। तो आशा है कि जो मध्य प्रदेश की जो सामान्य चीज़ें थी, सामान्य पर्चा था, वो आपको समझ में आया होगा। अगले हिस्से में अब हम आपको इसका मैप भी दिखा देंगे कि एक्चुअली आप कैसे इस मैप को देख करके उसकी सिचुएशन का पता कर सकते हैं कि कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है। अगले वीडियो में हम जब डिस्कस करेंगे तो मध्य प्रदेश के विभिन्न ज्योग्राफिकल सिचुएशन, वहाँ के मौसम, वहाँ की जलवायु का अध्ययन कर रहे होंगे। तो चलिए हम आपको स्लाइड्स के माध्यम से, मैंने सोचा कि ये काम आपके ऊपर क्यों छोड़ा जाए, इस काम को मैं ही कर देता हूँ। तो स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपको मध्य प्रदेश के ज्योग्राफिकल रीजन को समझा देता हूँ। जो आपको पर्पल कलर में दिख रहा है, ये जो वाला इलाका है जिसमें हम अपनी डॉट चला रहे हैं, पेन चला रहे हैं,
ये वाला है सेंट्रल हाईलैंड है, यानी कि मध्य भारत का पठार है। ये कौन सा क्षेत्र है? सेंट्रल हाईलैंड है, मध्य भारत का पठारी क्षेत्र है। अब आप देखिए कि इसमें हम आपको दूसरे कलर से समझा देते हैं कि ये जो आपको कलर दिख रहा है, ये जो पूरा इलाका जिसमें हम ग्रीन पेन का यूज कर रहे हैं, वो पूरा इलाका आपको बुंदेलखंड प्लेटिंग मिलेगा, बुंदेलखंड का पठार देखने को मिलेगा। अब चलिए अब दूसरी चीज़ की बात करेंगे यहाँ पे हम मालवा के पठार की। तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार अगर आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार। मध्य प्रदेश में आपको सबसे बड़ा पठार मालवा का देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हम अलग पेन का यूज कर रहे हैं, ये आपका है रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना प्लेटिव, ये रीवा पन्ना का पठार। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो हम अलग पर्पल कलर की पेन यूज कर रहे हैं वो है नर्मदा सोन घाटी, इंग्लिश में नर्मदा सोन वैली बोलते हैं, वो नर्मदा सोन घाटी है। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर देखिए, जिसमें हम जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है थोड़ा रेडिश कलर है, पूरी तरह से रेड नहीं, ये जो इलाका है ये जो है ये सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये कौन सी श्रृंखला है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। इसके अतिरिक्त अब आपको ये समझना है कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है ये बिंद का पठार, ये बिंद पर्वतीय क्षेत्र, ये बिंद का पठार। तो मेरी आशा है कि आपको इस मैप के माध्यम से जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। ये मैप है जिसे आप बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। चलिए मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और लगातार इस अध्ययन करते रहें। नमस्कार, जय हिंद। अगर मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वाइडली शेयर करें। नमस्कार, जय।